हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस सेशन में क्या करते हैं, इस सेशन में जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करते हैं। आज हम लोग करेंगे कौन सा क्वेश्चन 90, 84 का क्वेश्चन 1 to 15 तक कर लिए थे। 1 to 15 तक कर लिए थे। आज करेंगे 15 to 30, 15 से 30 तक का क्वेश्चन करेंगे। आज फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए तो आप देखना शुरू कीजिए। तो ये है, देखिए आपका आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि एक पत्थर को 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से नीचे की ओर फेंका गया तो 5वें सेकंड के अंत में उसका वेग क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि a stone is thrown at the velocity of 10 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है। देन व्हाट विल बी देयर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के एंड में उसका वेलोसिटी क्या है। क्वेश्चन आप समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कि कोई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कोई पत्थर फेंका गया, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका गया, इसका यू दिया गया है। ये बोल रहा है यहाँ पे जाते जाते यहाँ पत्थर आ गया और जाने में इसको कितना समय लग गया, यहाँ से आ जाने में 5 सेकेंड लग गया। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आता है, ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन का मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है। और क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और क्या होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जिनको ये तीनों फॉर्मूला नहीं याद है, याद कर लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन का 3 मोशन है, ठीक है। अब इसमें आपको कौन सा लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए आपको क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है। चलो v इसमें है और इसमें तो है नहीं, तो ये तो लगेगा नहीं। ये भी है, ये भी लग सकता है। और क्या पूछ रहा है आपसे, यू दिया गया है, यू इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब इसको लगा कि इसके लगा, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और टाइम दिया हुआ, टाइम इसमें दिया हुआ, टाइम इसमें नहीं है, तो ये नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा, ये फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। कैसे आप पहचानेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं इसके लिए बताता हूँ, ठीक है। तो ये v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगेगा। तो आप ये फॉर्मूला लगा के v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v की जगह पर v निकालना है आपको। u कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। a कितना दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है, क्या नीचे फेंका गया। सॉरी, ये जो क्वेश्चन जो है वस्तु को ऊपर से नीचे फेंक रहा है। तो जब भी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकता है तो उस समय जो एक्सेलरेशन का काम करता है, जो एक्सेलरेशन वहां पे होता है, a का वैल्यू होता है वो g के बराबर होता है। और g का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होता है, प्लस में होता है। जब वस्तु ऊपर से नीचे आता है तब g प्लस में लेते हैं, और जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तब वहां पे भी एक्सेलरेशन का वैल्यू g ही होता है, लेकिन माइनस g होता है, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि कहाँ पे प्लस में लेना है, कहाँ पे माइनस। जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 9.8। a का वैल्यू कितना हो गया, 9.8 प्लस हो कि माइनस, प्लस होगा क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। इनटू टाइम कितना है, 5 सेकेंड। इसको काटिएगा तो 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये कितना टाइम में कटेगा, 49। v इक्वल्स टू 49 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 59 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप कि सबको ये समझ में आ रहा होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रग्रहण में क्या होता है। चंद्रग्रहण किसको बोलते हैं, सबको पता है। चंद्रग्रहण कह रहा है कि देखो दो घटना होता है, ये मिटा दो मैं, एक सूर्यग्रहण होता है, एक चंद्रग्रहण होता है। तो चंद्रग्रहण में क्या होता है कि चंद्रग्रहण में सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है। सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, चंद्रग्रहण। मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इस घटना को चंद्रग्रहण कहते हैं, चंद्रग्रहण कहते हैं, ठीक है। अब आप बताना, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण किसको बोलते हैं। सूर्य ग्रहण इसको बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। और सूर्य ग्रहण किसको बोलते हैं, ये बताना आपको कि किसके किसके बीच में कौन आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। मुझे पता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो देखने आते हैं या कुछ अपने से मेहनत भी करते हैं। मुझे नहीं पता आपको ऐसे आंसर देंगे इसका, लेकिन आप जहां से भी देख रहे होंगे, जैसे भी देखेंगे, गूगल करेंगे, अपना बुक निकालेंगे या किसी अपने सीनियर से पूछेंगे या कैसे भी करके, जो भी एक भी बच्चा जो सिंसियर है, मैं सबका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहता हूं।
कि सूर्य ग्रहण कैसे कैसे लगता है, कौन किसके किसके बीच में कौन आता है, तो उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन जाएगा? चंद्र ग्रहण के बारे में तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा एवं सूर्य के बीच में पृथ्वी रहती है, तो इसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो इसका 17 का आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सीखने लायक है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? फॉल्स पूछ रहा है। तो देखा, पहला कह रहा है कि अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बोल दूं कि इन कॉनकेव लेंस फॉर्म ओनली अ वर्चुअल इमेज। ये सही है कि ये गलत है? मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं कि हम लोग दो चीज पढ़े थे, दर्पण पढ़े थे, दर्पण मतलब कि मिरर, और लेंस पढ़े थे। ठीक है, लेंस पढ़े थे। ठीक है, देखिए दर्पण में दो दर्पण पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कॉनकेव मिरर मतलब कि कॉनकेव, और एक पढ़े थे कॉनवेक्स। ठीक है, दो दर्पण पढ़े थे, और लेंस भी दो पढ़े थे। तो कॉनकेव मिरर में 5 केस पढ़े थे। 5 केस में क्या देखे थे कि वस्तु का इमेज, 5 केस में वस्तु का इमेज वर्चुअल बन रहा था। कॉनकेव मतलब बोले तो अवतल, और कॉन्वेक्स मतलब उत्तल। ठीक है, तो इस केस में 5 केस में वस्तु का इमेज वर्चुअल मतलब काल्पनिक बना था, और एक ऐसा केस था जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रख रहे थे, तो वस्तु का इमेज कैसा बन रहा था? वास्तविक बन रहा था। 5 केस में वास्तविक बन रहा था, 5 केस में वास्तविक बन रहा था, वास्तविक, और एक केस में कैसा बन रहा था? काल्पनिक बन रहा था। मतलब 5 केस में रियल बन रहा था, और एक केस में वर्चुअल बन रहा था। ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग पढ़े थे कि हर केस में वस्तु का इमेज क्या बन रहा था? वर्चुअल बन रहा था। ठीक है, अब मैं क्या बताया था आपको कि जो लेंस, जो मिरर में होता है, जो दर्पण में होता है, उसका उल्टा क्या हो जाता है? लेंस में हो जाता है। तो देखो, इसमें 5 केस में क्या बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, और एक केस में इसमें हर केस में वर्चुअल बन रहा है, मतलब काल्पनिक बन रहा है। तो इसका उल्टा मतलब कि कॉनकेव लेंस मतलब अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में सब केस में क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक मतलब वर्चुअल बनेगा, और इसमें कॉन्वेक्स लेंस में 5 केस में वास्तविक बनेगा, और एक केस में क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। मतलब 5 केस में रियल बनेगा, और एक केस में वर्चुअल बनेगा। तो ये है। तो अब आप पढ़िए कि पहला गलत है या सही है। कह रहा है कि अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलो, अवतल लेंस कहाँ? ये अवतल है और ये लेंस है, तो अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये कथन क्या है? सत्य है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलिए दूसरा कथन देखते हैं। कह रहा है कि ओम्स के नियम के अनुसार, कह रहा है कि ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही तो पढ़े थे ओम्स लॉ। आप मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर चैप्टर देखे होंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्या होता है? ओम्स लॉ। तो ये भी सही है। इसके बाद कह रहा है कि दृष्टिकारी वह युक्ति जो प्रत्यवर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। कह रहा है कि ऑल्टरनेटर एक ऐसा, कह रहा है कि यंत्र है। ऑल्टरनेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द DC करंट टू द AC करंट। प्रत्यवर्ती धारा को दृष्ट धारा में, कह रहा है AC करंट को DC करंट में बदल देता है। तो ये बिल्कुल सही है। अल्टरनेटर का यही काम है कि AC करंट को DC करंट में बदलना। आप लिख लेंगे। तो तीसरा ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। मैं आपको बताया था, एक लिस्ट भी दिया था 1982 वाले में कि डायनेमो एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो बताया था कि उसमें आप हैंडल मारते हैं तो वो चलना शुरू होता है, उसके आगे एक अल्टरनेटर फिट होता है, उसका दोनों पुली ऐड होकर दोनों एक दूसरे को घुमाना शुरू करता है। तो वो क्या करता है कि
यांत्रिक ऊर्जा आप देते हैं उसको वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इंग्लिश में बोले तो आप उसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यही गलत है, ये उल्टा दे दिया है कि आप उसको क्या कर रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये सही है। तो आपका आंसर डी वाला जो है वो आंसर गलत दिया गया है। और ऊपर में क्या पूछा है कि कौन गलत है, तो डी क्या है, गलत है। तो इस तरह से 18 हो गया। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि कांच का क्रांतिक कोण 42 डिग्री है, तो कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण क्या होगा जब वह 44 डिग्री का कोण पर आपतित होता है। इंग्लिश वाले बच्चे के लिए, इफ द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज 42 डिग्री, तब पूछ रहा है कि उस समय अगर आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे 44 डिग्री होगा तो कौन सा घटना घटेगा। मैं आपको क्रांतिक कोण के बारे में बताया था कि देखो क्या होता है कि जब भी प्रकाश सघन माध्यम से मतलब कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में मतलब विरल माध्यम में जाता है, जब भी लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है मतलब कि रेयरर मीडियम में जाता है, तो क्या होता है कि देखो ये ऐसा लाइट गया, ठीक है, ये इसका क्या है, ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये क्या भागेगा, सघन से विरल में जाएगा तो नॉर्मल से क्या भागेगा, दूर भागेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ये जो एंगल होता है आई जो होता है वो आर क्या होता है, आर इज लेस देन आई, मतलब कि ये एंगल क्या होता है, इस एंगल से कम होता है, इतना तो आप जानते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे ये एंगल बढ़ाओगे आप, जैसे जैसे ये मान लो एंगल इधर बढ़ाओगे, ये बढ़ाते जाओगे ये एंगल, या ये एंगल घटाओगे मतलब ये एंगल इस तरफ लाते जाओगे तो ये एंगल इस तरह से आते जाएगा। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि इस इधर के आपतित किरण के लिए एक ऐसा एंगल होगा, एक ऐसा किरण आएगा कि जो कि ये क्या होगा, इसके बिल्कुल इसको छूता हुआ पास करेगा, इसी कोण को, और एक ऐसा अब और आप अगर इसको कम कर देंगे तो वो क्या करेगा, इसी मतलब कि जिस माध्यम से गया था उसी माध्यम में क्या होगा, वो लाइट रिटर्न बैक आ जाएगा। तो वो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए वो लाइट अपने ही माध्यम में आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर आप 42 डिग्री का आप करोगे, अब आप समझो ये बात, अब कह रहा है कि ये 42 डिग्री इसका क्रांतिक कोण है, मतलब कहने का मतलब कि ये लाइट अगर ये नॉर्मल के साथ 42 डिग्री का कोण बनाता है तो ये लाइट इस माध्यम में ना जाके अपने ही माध्यम में क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट बैक आ जा रहा है। तब बोल रहा है कि अगर उस केस में अगर 44 डिग्री लोगे, अब 42 डिग्री पे ही वो मुड़ जा रहा है, तो 44 डिग्री लोगे, 44 इधर बढ़ा रहे थे तो क्या होता और मुड़ रहा था, तो 44 डिग्री जब लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेगा, वो भी इसी माध्यम में आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि जिस माध्यम से गया था उसी माध्यम में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, किरण कांच में पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। आंसर कौन सा हो जाएगा 19 का, बी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि यदि 200 वाट का एक हीटर नित्य 5 घंटा काम करता है तो 50 पैसे की यूनिट के दर से प्रतिदिन कितना बिल होगा। देखो ये हीटर है एक आपका, ठीक है, इस तरह से हीटर है, ठीक है, इस तरह से हीटर है, ठीक है। हीटर में कौन सा तार लगता है, नाइक्रोन का तार लगता है। कह रहा है कि अगर इसका जो पावर दिया गया है वो 2000 वाट दिया गया है, ठीक है, 2000 वाट दिया गया है। कह रहा है कि अगर ये डेली 5 घंटा जलता है, डेली 5 घंटा जलता है तो 50 पैसे पर यूनिट की दर से इसको जलाने के लिए कितना दिन जलाना है आपको, मतलब कि एक दिन जलाना है तो कितना खर्च आएगा। तो आप ये समझो कि बढ़ रहा है कि 50 पैसा लगेगा एक यूनिट का,
तो पहले इतना तो आपको आना चाहिए कि कितना यूनिट डेली बिजली का कंजप्शन हो रहा है। आप अपने भी घर में इस क्वेश्चंस के हेल्प से आपके घर में बिजली बिल कितना आना चाहिए, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सब जितना भी आपके घर में इक्विपमेंट है उसमें उसका सबका पावर देखिएगा कि कौन सा 50 वाट का है, कौन सा 8 वाट का है, क्या है, उस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो यूनिट क्या होता है। यूनिट मतलब कि एक यूनिट का आपको निकालना होगा। तो यूनिट क्या होता है, पावर होता है, मतलब कि एनर्जी होता है। एनर्जी आपको एक दिन का एनर्जी कंजप्शन मतलब ऊर्जा कंजप्शन निकालना है। तो मैं बताया था कि एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, मतलब ऊर्जा इक्वल्स टू शक्ति इंटू समय। ठीक है, तो पावर कितना दिया गया है 2000, टाइम कितना दिया गया है 5, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 10,000 वाट आवर आ जाएगा आपका एनर्जी। 10,000 वाट आवर क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। और क्या जानते हैं कि 1 वाट 1000 वाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है। 1000 वाट आवर में 1 यूनिट होता है। तो 10,000 वाट आवर में जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। 10 यूनिट हो जाएगा, मतलब डेली आप कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। और 1 यूनिट जलाने का खर्च कितना दिया हुआ है, 50 पैसा। तो 10 यूनिट खर्च जलाने का कितना हो जाएगा, 500 पैसा। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 500 पैसा। ठीक है, और आपको पैसा को क्या करना है, रुपया में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो कितना रुपया हो जाएगा, 500 पैसा बराबर 5 रुपया, और आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। सबसे पहले पावर एनर्जी निकालेंगे और उसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और जितना पैसा दिया गया है पर यूनिट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक बिंब के आकार के 4 गुना है। ठीक है, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दर्पण का नाभ्यांतर क्या होगा। क्वेश्चन मैं इंग्लिश में पढ़ दूं। इफ अ कॉनकेव mirror form an image of an object is 4 times more than the size of object. If the object distance is 20 centimeter, then what will be the focal length of that mirror? ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये कॉनकेव लेंस है, ये दर्पण है, ये कॉनकेव दर्पण है। ठीक है, इससे वस्तु को क्या रखा गया है, इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है वस्तु को। ठीक है, यहाँ पे इसका फोकस कहीं पे होगा। अगर कह रहा है कि ये वस्तु का जो इमेज बना रहा है वो वस्तु से 4 गुना ज्यादा बना रहा है, 4 गुना ज्यादा बना रहा है। तो 4 गुना 5 गुना ज्यादा जब ये बनाता है तो कहाँ पे, यहाँ पे आवर्धन का कंसेप्ट आता है, मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन आता है। तो यहाँ पे मैं मिटा दूं, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, मैग्निफिकेशन दिया गया है, एम जो दिया गया है वो 4 दिया गया है, वस्तु डिस्टेंस दिया गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। अब 20 माइनस में दिया गया है कि प्लस में दिया गया है, तो मैं आपको बताया था कि ये दर्पण है। अगर आप यहाँ पे रखे हैं वस्तु तो यहाँ पे ऐसे पार कीजिए, और इधर जो टेल की तरफ जो आता है वो निगेटिव, और हेड की तरफ जो दर्पण से इस साइड हेड की तरफ जो आता है पॉजिटिव, और दर्पण से टेल की तरफ पुश की तरफ जो भी आता है इस एरो के, वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो क्या आ जाएगा, यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब आपको आवर्धन का सब फॉर्मूला याद है क्या? अगर आप मेरा दर्पण वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एमिंग हाई से जाके दर्पण वाला वीडियो देख लीजिए। तो एम इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाई यू। ठीक है, तो एम कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, माइनस बी, और यू कितना दिया गया है, 20। ठीक है, ये यू कितना दिया गया है, 20। तो यू कितना आ जाएगा, माइनस 80 आ जाएगा। ठीक है, यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे नहीं रखते हैं साइन। ठीक है, यहाँ पे यू को माइनस 20 नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है। तो यू कितना आ गया, सॉरी वी कितना आ गया, माइनस 80 आ गया। अब आपको फोकस निकालना है, तो आप क्या जानते हैं, 1/f इक्वल्स टू दर्पण फॉर्मूला इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/v की जगह पे कितना दिया है, 1/80 प्लस माइनस 1/20। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 80 को 80 से डिवाइड करेंगे तो 80, तो -1 प्लस -4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -5/80 इक्वल्स टू 1/f। ये कितना आ जाएगा, -1/16। तो f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जब आप इसको उल्टा करेंगे तो f इक्वल्स टू -16
सेंटीमीटर आ जाएगा। और इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, -16 दिया हुआ है और ऑप्शन में तो -16 दिया हुआ ही नहीं है। देखिए चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। वैसे भी आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का मतलब कॉन्केव लेंस मिरर का जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे 16 आंसर हो जाएगा प्लस 16 मतलब कि सी आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक व्यक्ति लिफ्ट से नीचे उतर रहा है, उतरते समय लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो व्यक्ति का भार क्या होगा। चलिए इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है, मैं समझा देता हूं कि कह रहा है कि इफ बॉय इज ऑन लिफ्ट, इफ द स्ट्रिंग ऑफ अ लिफ्ट इज ब्रोकन देन व्हाट विल बी देयर मास। तब उसके मास में क्या होगा, कमी आएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। चलिए कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है, मैं बता दूं कि देखो 3 बातें हैं इस पे, मैं वहां पे बताया भी था। आप मेरा अगर मोशन वाला देखे होंगे कि अगर कोई वस्तु के कोई भी व्यक्ति लिफ्ट में है, ठीक है, ये लिफ्ट है तो 3 कंडीशन हो सकता है, सॉरी ये लिफ्ट है तो 3 कंडीशन हो सकता है। ठीक है, 3 कंडीशन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, देखिए या तो ये वस्तु, ये अगर लिफ्ट टूट जाएगा, ये लिफ्ट अगर टूट जाएगा तो वस्तु क्या हो जाएगा, वेटलेसनेस महसूस करेगा, अपने आप को भारहीन महसूस करेगा। कोई भी वस्तु जब फ्री फॉल हो जाएगा, जैसे ये रस्सी टूट जाएगा तो ये फ्री फॉल हो जाएगा। पहले तो आपको मैं समझा दूं कि क्या होता है। ये देखो इसमें मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति है तो ये मैं डायरेक्ट याद करा देता हूं कि जब ये रस्सी टूट जाता है तो ये भारहीन महसूस करता है, भारहीन, इसको लगता है मेरे पास वेट ही नहीं है, कोई भी भार नहीं है। ठीक है, अगर लिफ्ट ऊपर जाता है एक्सेलरेट करते हुए तो क्या करता है, वो वस्तु का भार ज्यादा महसूस होता है। और अगर लिफ्ट नीचे आता है एक्सेलरेट करते हुए तो वस्तु का भार कम महसूस होता है। जब नीचे आएगा तो कम महसूस होगा, एक्सेलरेट करते हुए ऊपर जाएगा तो ज्यादा महसूस होगा, और अगर रस्सी टूट जाएगा तो भारहीन महसूस होगा। आपका क्या है, इसका कॉन्सेप्ट मैं बताया हूं मोशन वाले चैप्टर में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो पूरा कॉन्सेप्ट के लिए उस चीज को देख सकते हैं। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा कि वो भार है उसका शून्य महसूस होगा, 0 भार शून्य मतलब कि 0 उसका भार महसूस होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट बताता हूं। कह रहा है कि स्टील एवं रबर में कौन सा अधिक प्रत्यास्था होता है, किसका प्रत्यास्था ज्यादा होता है, मतलब कि इन स्टील एंड रबर विच हैव मोर इलास्टिसिटी। तो आपको पता है कि स्टील और इलास्टिसिटी क्या होता है कि जब आप किसी चीज को एक बार वो कर दें, मतलब कि अगर आप उसका शेप चेंज कर ले तो शेप चेंज कर दे तो अपना शेप रिगेन करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, उसको प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि स्टील और रबर में, ये आपको डेटा ध्यान में रखना होगा कि स्टील और रबर में स्टील का प्रत्यास्था क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 भी है जो आपको ध्यान में रखना होगा कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। आपका जब क्लास 10 में आप पढ़ रहे होंगे तब ये दिया गया होगा कि मानव शरीर का इन ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस कितना होगा। तो आपको वहां पे ध्यान में दिलाया गया होगा 30,000 ओम होता है। ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस कितना होता है, 30,000 ओम होता है। ठीक है, मानव शरीर का। इसके बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विच लगाया जाता है जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे तब आपको पूछ रहा होगा कि जो सर्किट होता है, सर्किट क्या होता है। सर्किट एक ऐसा यंत्र है जिसमें एक बल्ब होता है, एक स्विच होता है, एक वायर होता है और एक बैटरी होता है। तो जो स्विच लगाया जाता है वो किस में लगाया जाता है, पूछ रहा है कि ठंडा तार में, गर्म तार में, अर्थ तार में, या कभी ठंडा या कभी अर्थ तार में। मतलब कह रहा है कि लाइव वायर में लगाया जाता है कि अर्थ वायर में लगाया जाता है कि जो ग्रीन वायर होता है उसमें लगाया जाता है। तो आप जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि जो गर्म तार होता है, जो लाइव वायर होता है,
उसमें ही स्विच का यूज किया जाता है। इसमें आपको मैं कुछ नहीं समझा सकता। स्विच चूंकि उसी में ही मेन करंट का ओरिजिनल जो करंट जो होता है वो गर्म तार में ही बहता है, मतलब कि लाइव वायर में ही बचता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, किसमें करते हैं, गर्म तार में करते हैं, मतलब कि बी आंसर हो जाएगा, गर्म तार मतलब लाइव वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस तारामंडल का क्या नाम है जो आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा दिखाई देता है। अब कह रहा है कि उस तारामंडल का नाम बताओ जो आकाश में प्रश्न चिन्ह वाचक जैसा कि इस तरह का शेप में दिखाई देता है। तो ये भी अनफॉर्चुनेटली आज का जो आपका सेशन है उसमें बहुत कुछ ज्यादा क्या है, ध्यान देने वाला ही चीज है। तो वैसे तारा को क्या बोलते हैं, सप्तर्षि बोलते हैं। ठीक है, सप्तर्षि बोलते हैं। आंसर कितना हो जाएगा, 26 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो दे रहा है, म्यू ऑफ वाटर जो दे रहा है 4/3, एंड कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कांच का जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 3/2 दे रहा है। तो कह रहा है कि जल के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए आप कहीं भी जिसके रिलेटिव में कुछ भी निकालना रहता है उसको नीचे, जिसके सापेक्ष में निकालना रहता है उसको नीचे रखते हैं, और जिसका निकालना रहता है उसको नीचे ऊपर रखते हैं। फिर में जिसके रिलेटिव में निकालना रहता है उसको नीचे, जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर। तो मतलब क्या कह रहा है कि जल के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक, तो आप क्या रखेंगे, जल नीचे रखेंगे जिसके सापेक्ष में कह रहा है, और कांच ऊपर रखेंगे। जिसके सापेक्ष में निकालना रहता है उसको नीचे, उसको जिसको निकालना रहता है उसका ऊपर। तो कांच का कितना होता है 3/2 और जल का कितना है 4/3, तो जल का नीचे रखेंगे। इसको जब आप करेंगे तो 3/2 इंटू 3/4, ये कितना हो जाएगा 9/8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा 9/8, और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो मैं आपको बताया था, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। 1 वाट घंटा, क्वेश्चन नंबर 28, 1 वाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 वाट घंटा। मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि ये आप एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम कोयले को जलने में मुक्त ऊर्जा का मात्रा कितना होता है। ठीक है, 1 ग्राम कोयले को जलने पर मुक्त एनर्जी जो कह रहा है कि अगर 1 ग्राम अगर आप कोयला जलाओगे तो कितना एनर्जी आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस वैल्यू को भी डायरेक्ट ध्यान में रख लीजिएगा कि 1 किलोग्राम कोयला अगर जलेगा तो 350 जूल का एनर्जी, आपके एनर्जी वाले चैप्टर में जो आप क्लास 10 में पढ़े हुए हैं वो में सब कुछ दिया गया है कि किसके जलने से कितना एनर्जी मुक्त होगा। तो 350 जूल आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। और न्यूनतम संभवतः तापमान पूछता है कि न्यूनतम, आज के मतलब जितना सेशन रहा ना उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहा कि पूछ रहा है कि न्यूनतम संभवतः तापमान कितना होता है। मिनिमम क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ रहा है कि कितना होता है। तो मिनिमम टेम्परेचर कितना संभव है, मिनिमम मतलब होता है ना कि आप टेम्परेचर घटाते जाओगे माइनस में लेके, तो माइनस में कहां तक लेके जा सकते हो। एग्जैक्ट तो वैल्यू होता है 273.16 केल्विन माइनस में होता है, लेकिन आपका यहाँ पे दिया गया है 2.273 माइनस, तो इसलिए आप अगर कहीं पे 273.16 रहेगा तो आप ये आंसर मारेंगे। लेकिन अगर माइनस यहाँ पे रहता है -273 भी रहेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इस तरह से ए आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।